एवरीवन, दिस इज शिल्पा गुरुवा। वेलकम टू लेट्स लर्न विद गुरुवा गर्ल्स। ऊपर मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई वेस्ट होंगे। जो कल हमने पढ़ा था उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे। तो कल है वो हमने देखा था कि जो सिकंदर की मृत्यु के बाद है वो साम्राज्य है वो नेतृत्वहीन हो जाता है पूरा। फिर सेल्यूकस निकेटर इसको क्रमबद्धता प्रदान करता है। हालांकि सेल्यूकस निकेटर है वो अगला शासक बनता है दुनिया का, बट जो वहां के क्षत्रिय शासक थे वो विद्रोह करने लगते हैं। तो कुछ क्षत्रिय शासक है वो वहीं पर है वो जो सिकंदर का साम्राज्य है उसको हड़पते हैं, और कुछ है वो जो भारत की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इसी क्रम में है वो भारत में विदेशी आक्रमणों का दौर है वो पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो उसमें आते हैं हिंद यवन, हिंद बोल दो या फिर हिंद यवन बोल दो, एक ही बात है। इंडो ग्रीक या फिर हिंद यवन एक ही बात है। शक, पहलव, कुषाण, तो ये है वो फिर विदेशी वंशज है वो किस प्रकार से भारत पर आते हैं और किस प्रकार से वो है वो शासन व्यवस्था चलाते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं आज। तो भारत में भी जहां भारत में मौर्यों का है वो धीरे धीरे है वो पतन होना प्रारंभ हो जाता है, उसी प्रकार जो यूनान है वहां पर है वो सिकंदर की मृत्यु के बाद है वो साम्राज्य अस्त व्यस्त हो जाता है। तो भारत और यूनान, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। पहले मैंने मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया आपको, मौर्योत्तर काल हम पढ़ रहे हैं, और फिर यूनान से है वो कैसे है वो भारत में विदेशी आक्रमण का दौर शुरू होता है। तो देखो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि यहाँ पर सिकंदर और अशोक महान के बाद में है वो कोई ऐसा शासक नहीं आता है जो कि इतने बड़े जो साम्राज्य है अखंड भारत को है वो सुव्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से चला सके। तो है वो यहाँ के भी क्षेत्रीय शासक है वो विद्रोह कर रहे हैं। जिस प्रकार से सिकंदर की मृत्यु के बाद वहां के जो क्षत्रिय शासक थे जो पहले सिकंदर के अधीन रहते थे अब वो भी विरोध कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो भारत में है वो जो यहाँ के क्षत्रिय शासक है वो भी विद्रोह कर रहे हैं। तो इस स्थिति का लाभ उठाकर है वो किस प्रकार से जो विदेशी वंशज है वो आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में भारत में विदेशी आक्रमण का दौर है वो पुनः शुरू हो जाता है। सिकंदर की मृत्यु के बाद है वो सभी लोग है वो साम्राज्य के लिए लड़ रहे हैं। तो कुछ है वो फिर भारत की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि सिकंदर से उन्होंने चर्चे सुन ही रखे थे भारत के, क्योंकि इस समय शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य कमजोर हो चुका था। तो देखो इस समय है वो जो शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य था वो अब कमजोर हो चुका था, क्योंकि मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बाद में ऐसा कोई शासक नहीं आया जो कि क्रमबद्धता प्रदान कर सके। अतः विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भारत के पश्चिमोत्तर भाग में साम्राज्य स्थापित करना सरल हो गया। अब पश्चिमोत्तर भारत मतलब राजस्थान से मत लेना कि पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमोत्तर भारत जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र है वो है वो उस पर है वो जो पहले वाला शासन था जो मौर्यों का पहले मौर्यों का कंट्रोल था, केंद्रीकृत था, लेकिन धीरे धीरे है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है। वहां से है वो नियंत्रण है वो कड़ा नियंत्रण है वो समाप्त हो रहा है। तो देखो अतः विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग में साम्राज्य स्थापित करना क्या हो गया था, सरल हो गया था। अब वो जो विदेशी है उनके लिए ये है वो सरल हो गया था, क्योंकि मौर्य कमजोर हो चुके थे, ऐसा कोई शासक नहीं था जो कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। इसीलिए जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके लिए है वो भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग है उन पर साम्राज्य स्थापित करना सरल हो गया था। इसके अलावा दक्षिण के कतिपय भागों में भी स्थानीय शासकों द्वारा केंद्रीकृत मौर्य सत्ता के विरुद्ध विद्रोह हो रहा था। इसके अलावा जो भारत के ही जो क्षत्रिय शासक थे उनके द्वारा भी विरोध है वो प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ पर भारत वाले खुद है वो लड़ कर मर रहे थे यहाँ पर शासन के लिए। तो यहाँ के जो शासक थे वो भी है वो विद्रोह करना है वो शुरू कर देते हैं मौर्य सत्ता के विरुद्ध है वो अपना है वो जो षड्यंत्र वगैरह है विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। तो अतः तत्कालीन परवर्ती मौर्य शासक अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग न तो दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को बनाए रखने में कर सके और न ही पश्चिमोत्तर भाग को सुरक्षित रखने में कर सके। अतः जो मौर्य शासक थे
जो अशोक के बाद अब मौर्य शासक आए जितने भी, वो तो न तो वो जो अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत का इलाका था उसमें कर सके, और न ही जो पश्चिम उत्तर भाग था उसको सुरक्षित रखने में कर सके। मतलब दोनों को, दक्षिण और पश्चिम दोनों से ही हाथ धो रहे थे, हाथ धो बैठे थे, क्योंकि न तो वो अब अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग है वो जो भारत का दक्षिण भारत में कर सके थे सुरक्षित रखने में, और न ही पश्चिमी भाग को है वो सुरक्षित रखने में कर सके थे। तो है वो यहाँ पर है वो भारत में है वो जो यहाँ के क्षेत्रीय शासक है वो इन मौर्यों के विरुद्ध है वो विद्रोह कर रहे हैं। साथ में ही है वो जो विदेश से है वो विदेशी आक्रमण हो रहा है। तो जंग लाजमी है। विश्लेषण, अब देखो विश्लेषण, एनालिसिस। वस्तुतः यह काल राजनीतिक एवं साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से अत्यंत ही संवेदनशील और परिवर्तनकारी था। तो ये जो राजनीतिक काल था, वहां से विदेशी आक्रमण आ रहे हैं और यहाँ के क्षत्रिय शासक है वो विद्रोह कर रहे हैं मौर्यों का। तो वस्तुतः यह काल राजनीतिक एवं साम्राज्य जो विस्तार की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील और परिवर्तनकारी था, जहां एक और आंतरिक स्तर पर मौर्य शासन के अंतर्गत बड़े अधिकारी वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हो रही थी, जिसने क्षत्रिय स्तर पर मौर्य वंश के विरुद्ध गुटबंदी का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब कि जहां एक और आंतरिक स्तर पर, आंतरिक मतलब भारत वाले हैं वो खुद ही है वो मौर्यों के विरुद्ध है वो आंतरिक रूप से विद्रोह कर रहे हैं। एक परिवार के लोग हैं वो, ऐसे समझो परिवार क्या है, एक मुखिया है, उनमें से एक है वो खुद ही विद्रोह कर रहा है, तो बाहर वाले तो फायदा उठाएंगे ही ना। तो यही है कि भारत के जो क्षत्रिय शासक वो खुद ही विद्रोह कर रहे हैं, आंतरिक विद्रोह कर रहे हैं, तो विदेशी जो आएंगे वो तो ऑब्वियसली फायदा उठाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके लिए एक मार्ग है वो प्रशस्त हो गया। वही दूसरी ओर विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा अपने साम्राज्य विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे थे। ये यहाँ पर है वो सत्ता के साम्राज्य के लिए है वो लड़ रहे थे, तो जो वहां से विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे उनके लिए मार्ग और सरल हो रहा था, क्योंकि आंतरिक रूप से विद्रोह कर रहे थे यहाँ के लोग, तो उनके लिए भी मार्ग है वो खुला हो गया। तो विदेशी है वो अपने कदम बढ़ा रहे थे निरंतर। इसके अलावा परवर्ती मौर्य शासकों के पास चंद्रगुप्त तथा अशोक जैसी न तो दूरदर्शिता थी और न ही कूटनीतिक चंचलता थी। इसके अलावा चंद्रगुप्त और जो अशोक महान थे उनकी जैसी दूरदर्शिता, मतलब आज हम जो काम करें उसका परिणाम क्या होगा वो जान लेना दूरदर्शिता है। दूरदर्शिता नीति और चंचलता नहीं थी, कूटनीतिक चंचलता है वो, और जो राजा हुए मौर्यों के उनके पास ऐसी नहीं थी, और न ही कौटिल्य जैसा मार्गदर्शक एवं नीतिकार गुरु था, और न ही उनके पास जो बाद में मौर्य शासक आए उनके पास है वो, न तो उनके पास राजनीतिक चंचलता थी, न ही है वो दूरदर्शिता थी, और न ही कौटिल्य जैसा महान मार्गदर्शक एवं नीतिकार गुरु था, जिसके अभाव के कारण है वो विदेशियों के लिए आक्रमण करना वो सरल हो गया। अब देखो भारत में विदेशी शासन, सबसे पहले देखो इंडो ग्रीक या फिर बोल दो हिंदी यवन, एक ही बात है, इंडो ग्रीक या फिर हिंदी यवन। शक को बोलते हैं सीथियन, शक अथवा सीथियन, शक सीथियन, सैसे शक सैसे सीथियन। पहलव पार्थियन, ये सी पहलव पार्थियन। कुषाण, इसको बोल सकते हैं यूची कबीला, ये अन्य नाम है। तो ये है वो भारत में विदेशी आक्रमण हुए, तो ये है वो जनजातियां हैं, ये वंशज है वो भारत पर आक्रमण करते हैं। तो इनको हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो इंडो ग्रीक अथवा हिंदी यवन। तो भारत में यवनों के शासनकाल को दो भागों में बांटा अध्ययन किया जाता है। तो भारत में इंडो ग्रीक है, इंडो ग्रीक जो वंश है इसको दो भागों में हम अध्ययन करेंगे। इंडो ग्रीक को दो भागों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यूक्रेटाइडिस, दूसरा है यूथिडेमस अथवा डेमोट्रियस शाखा। तो सबसे पहले जो शाखा रहेगी हमारी वो है यूक्रेटाइडिस, दूसरी है यूथिडेमस अथवा दूसरा नाम है इसका डेमोट्रियस शाखा। तो सबसे पहले देखो इंडो ग्रीक अथवा हिंदी यवन कौन थे भाई, आखिर थे कौन ये? वस्तुतः इस शासक वर्ग की जड़ें हैं वो सिकंदर से जुड़ी हुई थी। जो ये शासक वर्ग था इंडो ग्रीक या था
हिंद यमन। इसकी जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं सिकंदर से जुड़ी हुई मानी जाती है। मौर्य काल के समानांतर ही सिकंदर के मुख्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने बैक्टीरिया तथा पारसिया, जो कि आधुनिक ईरान तथा अफगानिस्तान सहित सिकंदर के साम्राज्य के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण कर लिया। तो देखो, सिकंदर तो मर चुका था। सिकंदर की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जो सेल्यूकस निकेटर अगला जो उसका शासक बना, तो उसका जो बैक्टीरिया का क्षेत्र था और पार्सिया का क्षेत्र था, जो कि वर्तमान जो आधुनिक ईरान है और अफगानिस्तान तक है, तो सहित सिकंदर के साम्राज्य के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण कर लिया। किसने किया? इन्होंने किया, इंडो ग्रीक या फिर हिंद यमन। तो जो सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका जो अगला सेनापति बना, जो उसका अगला शासक बना था, वो था सेल्यूकस निकेटर, जिसकी पुत्री का विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से। तो उसका वो शासन था बैक्टीरिया तथा पार्सिया, जो कि है आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान। बैक्टीरिया मतलब आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान तक है वो उसका क्षेत्र है वो विस्तृत था। तो उस पर अब है वो शासन कौन कर रहे हैं? हिंद यमन, इन्होंने है वो नियंत्रण कर लिया। जो सेल्यूकस निकेटर का जो क्षेत्र था, इन पर है वो अब इसने है वो शासन स्थापित कर लिया। सेल्यूकस वर्तमान की सीरिया से अपने साम्राज्य का संचालन कर रहा था। जो सेल्यूकस था, सेल्यूकस निकेटर, वो वर्तमान को जो सीरिया देश है वहां से अपने साम्राज्य का संचालन कर रहा था। सेल्यूकस की मृत्यु के बाद, उसकी मृत्यु के बाद क्रमशः सेल्यूकस सेकेंड और सेल्यूकस थर्ड साम्राज्य के अधिकारी बनते हैं, उत्तराधिकारी बनते हैं। तो जो सेल्यूकस का साम्राज्य था, वर्तमान का जो ईरान और अफगानिस्तान, बैक्टीरिया और पार्सिया का क्षेत्र था, उस पर वो हक है वो ये हिंद यमन कर लेते हैं। सेल्यूकस निकेटर के बाद में उसका अगला उत्तराधिकारी बनते हैं सेल्यूकस सेकंड और सेल्यूकस थर्ड। तो अगली कक्षा में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास समझ में नहीं आ रही है तो एक दो बार पुनः देख ले, आपको चीजें हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। मैंने इजीली तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।